नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। बात कोरोना के आंकड़ों की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 11,867 नए कोरोना मरीज मिले हैं। अब एक्टिव केसेस भी कम हो रहे हैं और नए संक्रमण के मामले भी धीरे धीरे कम होते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 172 मरीजों की मौत हुई है। मौतों का आंकड़ा अब पहले से कम देखा जा रहा है। अब तक 8,63,343 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और 10,742 मरीजों की जान कोरोना के चलते गई है। छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में कल 12,657 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और हर दिन का आंकड़ा ही है कि 12,000-13,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। अब तक 7,27,497 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केसेस हैं 1,25,104। थोड़ी कमी एक्टिव केसेस में देखी गई है। इसके मुकाबले के नए संक्रमण के मामले आ रहे हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। एक्टिव केसेस अब थोड़े कम होते नजर आ रहे हैं। रायपुर से 871 नए केस मिले हैं। 29 लोगों की मौत एक ही दिन में रायपुर में हुई है। रायगढ़ में 821 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। बिलासपुर में 531 मरीज दर्ज किए गए हैं। चौबीस घंटे में 11,867 नए कोरोना मरीज और यह आंकड़ा धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक अहम बैठक लेने वाले हैं। कांग्रेस सांसद और विधायकों की बैठक भी लेंगे। दोपहर 12 बजे से वर्चुअल बैठक होगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपायों पर चर्चा होगी। तो कांग्रेस सांसद और विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली है। वर्चुअल बैठक में सभी विधायक सुझाव देंगे, साथ ही ये बताएंगे कि अपने क्षेत्र में वो किस तरह से काम कर रहे हैं। सरकार ने जो नीति बनाई है उसके तहत अलग अलग क्षेत्र में कैसा काम जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, इसकी समीक्षा भी आज होगी। दोपहर 12 बजे वर्चुअल बैठक शुरू होने वाली है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके आज एक बैठक लेंगी। कुलपतियों के साथ राज्यपाल की अहम बैठक होगी। राजभवन में दोपहर 2 बजे वर्चुअल बैठक होने वाली है। कोरोना संक्रमण से बचाव और जागरूकता को लेकर बैठक रखी गई है। आने वाले दिनों में परीक्षाएं भी अब होनी है। चूंकि कॉलेजेस की परीक्षाएं अभी भी कहीं जगहों पर ऑनलाइन की बातें कही जा रही है, ऐसे में अब राज्यपाल अनुसुईया उइके तमाम यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों से चर्चा कर छात्रों के हित को लेकर, आगे उनके भविष्य को लेकर भी चर्चा कर सकती हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव और जागरूकता को लेकर ये बैठक रखी गई है। कुलपतियों के साथ चर्चा करेंगी राज्यपाल अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी के लिए CSMCL पोर्टल की तकनीकी समस्या दूर हो गई है। आज सुबह 9 बजे से फिर से ऑर्डर बुक किए जा सकेंगे। बता दें कि कल पहले दिन CSMCL ऐप और पोर्टल में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना नाम और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन किया। इसमें से 29,000 लोगों ने 4 करोड़ 32 लाख रुपए से ज्यादा की शराब के ऑर्डर दिए हैं। कल सुबह केवल 2 घंटे में ही हजारों लोगों की ओर से ऑर्डर के कारण ऐप और पोर्टल का सर्वर डाउन हो गया। फिर वायरस अटैक की समस्या आई, जिसके कारण ऑर्डर की प्रक्रिया धीमी होती चली गई और आज तकनीकी समस्या दूर कर ली गई है। प्रिया पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं छत्तीसगढ़ की खबरों पर ज्यादा जानकारी के साथ में। प्रिया, आज की बड़ी खबरें जिन पर नजर रहने वाली है। बिल्कुल, शराब की होम डिलीवरी का आज दूसरा दिन है। पिछले साल की तर्ज पर ही इस साल भी छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की होम डिलीवरी जो है वो शुरू की है। पहले दिन लोगों का जिस तरीके से रुझान रहा, उसको देखते हुए हमने देखा कि सर्वर तक डाउन हो गया। इतने ज्यादा लोग इस पर सक्रिय नजर आए। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कल पहले दिन रजिस्ट्रेशन किया और 29,000 से ज्यादा लोगों ने पहले दिन ऑर्डर किया है। 4,32,000 से ज्यादा की जो है अमाउंट जो है राशि की शराब बिक्री कल यानी कि पहले दिन हुई है। आज सुबह 9 बजे से फिर से ये शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए एक निश्चित गाइडलाइन जो है वो तैयार की है। राजधानी रायपुर की 4 दुकानें हैं, केवल वहीं से शराब की होम डिलीवरी जो है वो की जा सकती है। एक दुकान में केवल 9 लोगों की परमिशन है, जिसमें से 5 जो है वो डिलीवरी बॉय रहेंगे। 3 लोग जो है वो दुकान के अंदर रहेंगे जो बाकी की चीजें देखेंगे। जितने भी दुकान जो डिलीवरी कर रहे हैं उनको केवल 3 घंटे के
अंदर ही डिलीवरी देनी होगी। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। मैक्सिमम समय केवल 3 घंटे तक दिया गया है और अलग से 100 रुपये जो है डिलीवरी चार्ज लिया जाएगा। कोई भी एक व्यक्ति 5 लीटर जो है उतना ही एक दिन में ऑर्डर कर सकता है, उससे ज़्यादा की कैपेसिटी जो है वो नहीं रखी गई है। और ये पूरी व्यवस्था जो है शराब की होम डिलीवरी को लेकर की गई है। आज दूसरा दिन है, सुबह 9 बजे से फिर से ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा राज्यपाल अनुसुईया उइके जो है तमाम निजी और शासकीय विश्वविद्यालय जो हैं उनके कुलपतियों के साथ बैठक करने वाली है। बैठक में जो भी फिलहाल परीक्षाएं होनी है उसको लेकर किस तरीके की दिशा निर्देश तय की जाए, कोरोना के को लेकर किस तरीके की और जागरूकता छात्रों में, युवाओं में दी जाए, इन तमाम विषयों पर वो चर्चा करेंगी। ये बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि तमाम जो विश्वविद्यालय हैं वो लंबे समय से बंद है। कुछ समय के लिए ही खोले गए थे लेकिन संक्रमण का प्रकोप दोबारा देखते हुए फिर से इसे बंद कर दिया गया है। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। एजुकेशन क्वालिटी को कैसे बेहतर किया जा सकता है इस पर भी बात की जाएगी क्योंकि लगातार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही शिक्षा दी जा रही है। ऑफलाइन मोड में परीक्षा जो पढ़ाई है वो बहुत कम। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो भी सांसद और विधायकों की बैठक लेने वाले हैं। वो बैठक में उनके क्षेत्र की क्या स्थितियां हैं, किस तरीके से उनके क्षेत्र में संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। इसमें खास जिन इलाकों में इन दिनों संक्रमण फैल रहा है यानी कि सरगुजा और बस्तर या बिलासपुर की बात करें, इन संभागों में जिस तरीके से संक्रमण पसार रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी विशेष चर्चा की जाएगी कि इन क्षेत्रों के लिए किस तरीके के उपाय अपनाए जा सकते हैं, उनसे सुझाव भी लिए जाएंगे और इन तमाम मसलों पर जो है वो बात की जाएगी। संक्रमण की रफ्तार भी राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जिसमें कम नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 11,000 से कम मामले सामने आए हैं और अच्छी और राहत की बात जो है तृप्ति वो ये है कि मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी गिर रहा है। कल 172 लोगों ने जो है कोविड के कारण जिनकी जान गई वो 172 लोग थे। हम देख रहे थे कि लगातार ये आंकड़ा 200 को पार कर रहा था। अब 172 पे जो आंकड़ा आके रुक गया तो ये आंशिक एक राहत जरूर है संक्रमण के इस दौर में। हालांकि मरने वालों की संख्या राजधानी रायपुर में बस 11,000 को छूने ही वाला है, 10,000 पार कर चुका है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है कि जब संक्रमण से मरने वालों की संख्या जो है वो कम हो जाए। तो ये तमाम खबरें हैं तृप्ति दिन भर जिस पर दिन भर IBC 24 की नजर रहने वाली है। शुक्रिया आपका प्रिया जानकारी के लिए। तो ये छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरें हैं जिस पर दिन भर आपको अपडेट देते रहेंगे। बहरहाल बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 9,715 नए कोरोना मरीज मिले हैं। MP में अब तक 6,91,478 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में 81 मरीजों की मौत हुई है और मध्य प्रदेश में अब तक 6,501 मरीजों की मौत हो चुकी है। MP में कल एक ही दिन में 7,324 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब तक 5,73,754 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,11,223 है। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। MP में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रियों से चर्चा करेंगे। कोरोना कंट्रोल और इलाज के इंतजामों पर बातचीत होगी। सतना के रैगांव विधानसभा विधायक जुगल किशोर बागरी का कोरोना से निधन हो गया। भोपाल के चिरायु अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। विधायक जुगल किशोर बागरी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सतना के निजी अस्पताल में भर्ती थे, जहां हालत बिगड़ने के कारण उन्हें भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि विधायक जुगल किशोर बागरी कोरोना से रिकवर हो चुके थे और अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा था। नीलम गुरवे हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं मध्य प्रदेश की ज्यादा जानकारी के साथ खबरों पे। नीलम, आज की बड़ी खबरें जिन पर दिन भर नजर रहने वाली है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेंगे। कैबिनेट का मुख्य एजेंडा कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर ही रहेगा। जो भी कोविड प्रभारी मंत्री हैं उनसे बातचीत की जाएगी कि उनके जिले में क्या कुछ स्थिति चल रही है इस वक्त कोरोना संक्रमण की, आगे क्या कुछ बेहतरी के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन की रफ्तार जैसे कि हम देख रहे हैं प्रदेश में थोड़ी धीमी पड़ती जा रही है, तो उसे कैसे तेज किया जा सकता है, इस बात पर भी चर्चा जो है की जा सकती है। वहीं वैक्सीन
के जो डोज की कमी की बात भी सामने आ रही है, तो उस पर भी चर्चा की जा सकती है कि कैसे वैक्सीन के जो पर्याप्त डोज है वो प्रदेश में उपलब्ध कराया जा सके, ताकि युवाओं का जो वैक्सीनेशन है वो तेज गति पकड़े। कोरोना संक्रमण की स्थिति की यदि हम बात करें तो कल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोर ग्रुप्स की बैठक ली, जाना कि क्या कुछ प्रदेश की स्थिति इस वक्त है। यदि हम संक्रमण की बात करें तो लगातार संक्रमण की दर जो है वो कम होते जा रही है और अब जो 15.7% के आसपास पहुंच गई है। पर वहीं हम अगर रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट जो पिछले दिनों बढ़ता हुआ हमें मिल रहा था, अब वो थोड़ा सा कम होते जा रहा है, जिसके चलते एक्टिव मामलों की संख्या प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। तो कैबिनेट का मुख्य एजेंडा यही रहेगा कि किस तरीके से प्रदेश में जो है कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। क्या आगे भी कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने की स्थिति बन सकती है, क्योंकि प्रदेश में अगले हफ्ता 17 मई तक सुबह 6 बजे तक कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। तो क्या किन जिलों में क्या स्थिति है, जिला क्राइसिस कमेटी की क्या रिपोर्ट आती है, उन सब तमाम मुद्दों पर जो है आज कैबिनेट की चर्चा बैठक रहेगी और उसके आगे जो भी है गाइडलाइन दी जाएगी या जो भी नए निर्देश होते हैं वो दिए जाएंगे। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नीलम। देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों की एक ही दिन में कोरोना के 3,29,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2,29,00,000 के पार पहुंच गया है। 3,877 नई मौत से अब तक 2,50,000 मरीजों की मौत हो चुकी है पूरे हिंदुस्तान में। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3,55,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में कर्नाटक में कोरोना के 39,305 केस मिले हैं। ये महाराष्ट्र से करीब 2,000 ज्यादा है। महाराष्ट्र में सोमवार को 37,236 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, यानी कर्नाटक ने पहली बार इस मामले में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। अब तक महाराष्ट्र में ही देश भर में एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे थे। राजधानी दिल्ली में 12,651 नए मामलों के साथ 319 मरीजों की मौत हो गई है। चुनाव, कुंभ और ऑक्सीजन सप्लाई जैसे 21 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों वर्चुअल मुलाकात को लेकर सियासत चरम पर है। कोरोना संक्रमण को रोकने और वैक्सीनेशन के मुद्दे पर बीजेपी नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फेस टू फेस मुलाकात करना चाहते हैं, तो वहीं प्रदेश के मुखिया वर्चुअल चर्चा चाहते हैं। लेकिन विपक्ष ने मुख्यमंत्री के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बीजेपी नेताओं ने इसे अपमान करार देते हुए इसकी शिकायत राजभवन तक लेकर पहुंचे। हालांकि राजभवन जाने पर कांग्रेस ने पलटवार किया कि विपक्ष अगर सही में गंभीर है तो वर्चुअल बैठक में भाग लेते ना कि राजनीति करते। छत्तीसगढ़ में कोरोना पर सियासी लड़ाई राजभवन पहुंची। सीएम से वर्चुअल मुलाकात को बीजेपी ने बताया अपमान। आश्चर्य होता है, घोर आश्चर्य होता है। 3-4 दिन का समय दिया जाता है और वो भी वर्चुअल मीटिंग का। ये तो विपक्ष का अपमान है। कोरोना से बचे हाहाकार के बीच छत्तीसगढ़ में सरकार और विपक्ष के बीच रस्साकशी जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की अगुवाई में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिला और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की नीतियों और रवैये पर हस्तक्षेप करने की मांग की। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलने का समय मांगा था। जवाब में मुख्यमंत्री ने बातचीत का स्वागत करते हुए वर्चुअल बैठक का प्रस्ताव रखा, जिसे बीजेपी ने अपना अपमान बताया, जिस पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि सीएम अभी सभी से वर्चुअल चर्चाएं कर रहे हैं, तो बीजेपी नेताओं को क्या दिक्कत है। राजभवन जाकर राज्यपाल से मिलने पर कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कभी कभी कैबिनेट की बैठक भी ऑनलाइन होती है, तो कोई परिस्थिति होगी कि एक के लिए मिले दूसरे के लिए नहीं मिले, तो ऐसा मत भेदभाव ना लगे। उन्होंने जिस बात को भी ध्यान में रख के मुख्यमंत्री जी ने अगर मिलने के लिए ऑनलाइन भी कहा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बात को अपने को नकारना चाहिए, मिलना चाहिए। हर मीटिंग चाहे अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, सामाजिक संगठन हो, पत्रकारों के साथ हो, वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। जबकि अगर सचमुच में गंभीर होते तो वर्चुअल मीटिंग में भाग लेते। इनको तो सिर्फ राजनीति करना है। करनी और कथनी में अंतर है। छत्तीसगढ़ के नेताओं को केंद्र की मोदी सरकार को सलाह देना चाहिए। विपक्ष के प्रस्ताव पर कोरोना पर चर्चा के लिए सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को 12 मई को वर्चुअल बैठक का समय दिया है, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इसे विपक्ष का अपमान बताया।
साथ ही सवाल पूछा कि फेस टू फेस बात करने में सरकार को दिक्कत क्या है। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने साफ कर पूछा कि फेस टू फेस बात करने में सरकार को दिक्कत क्या है। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने साफ कर दिया है कि वे सीएम के साथ होने वाली वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ये तो विपक्ष का अपमान है और जो हम चाहते हैं अपनी बात रखना, उस बात का क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री कितना गंभीर है ये दिखाता है। और ये हम आज महामहिम से मिलकर यही बताना चाह रहे थे कि कैसी सरकार चल रही है, कैसे सरकार का मुखिया किस प्रकार व्यवहार करता है। मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है, 4 दिन बाद का समय दे रहे थे और यहाँ तो आज ऐसा समय चल रहा है कि 1-1 घंटा कीमती है। 1-1 घंटे में लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कल हम लोग प्रेस के माध्यम से जो हम लोग उनसे मिल के जो सुझाव देते हैं उनको उसको पहुंचाए हैं सरकार तक। तो 12 तारीख के मीटिंग में शामिल होंगे जो वर्चुअली आप लोग या विधायक आपके? वर्चुअली तो नहीं शामिल होंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री से फेस टू फेस चर्चा करने के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक है और सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगा रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी जवाबी हमला तेज कर दिया है। वो विपक्ष से सवाल कर रहा है कि अगर वाकई उनके पास कोई रचनात्मक सुझाव है तो वर्चुअल बैठक में भी दिए जा सकते हैं। आखिर आमने सामने ही बैठक की ही जिद क्यों कर रहे हैं। राजेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। ग्लूकोज नमक के मिश्रण से तैयार नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाने के बाद कई लोगों की मौत हुई थी। पुलिस उन अस्पतालों की जानकारी जुटा रही है जहां फेक बैच नंबर के रेमडेसिविर का उपयोग हुआ। पुलिस ने जूने इंदौर इलाके के एक अस्पताल का पर्चा जब्त कर लिया है। एक गवाह सामने आए हैं जिसके रिश्तेदार की इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई थी और सदमे में उसकी पत्नी की भी मौत हो गई। इंदौर आईजी हरिनारायण चार्य मिश्र के मुताबिक नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले पुनीत शाह, कौशल वोरा और दलाल सुनील मिश्रा को रिमांड पर लाया जाएगा। गिरोह का एक सदस्य तपन जैन जबलपुर से गिरफ्तार हो चुका था। उसने मिश्रा के माध्यम से करीब 500 इंजेक्शन खरीदे थे। उसमें से कई इंजेक्शन सिटी अस्पताल जबलपुर में सप्लाई कर दिए और दूसरे अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजन को बेच दिए। छापे की सूचना मिलने पर करीब 200 इंजेक्शन नर्मदा नदी में बहा दिए गए थे। बेड से लेकर के दिया गया वो सलाइन वाटर था और निश्चित तौर पे ये एक बड़ा जघन्यतम अपराध की तरह पुलिस ने इसे लिया है, क्रूरतम अपराध। इसमें गैर इरादतन हत्या का मुकदमा उनके विरुद्ध कायम किया गया है। IPC की विभिन्न धाराओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उनके विरुद्ध NSA किया गया है। पुलिस ऐसे अपराधियों के विरुद्ध बहुत ही सख्त है। जबलपुर और इंदौर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के गोरख धंधे के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना आपदा की इस घड़ी में जो भी मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं वो इंसान नहीं हैवान हैं। ऐसे तमाम आरोपियों पर रासुका समेत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नकली रेमडेसिविर मामले में आरोपी सिटी अस्पताल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा पर हुए सवाल पर सीएम ने कहा कि आरोपी कोई भी हो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। जबलपुर में सीएम ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक ली। सीएम ने ऐलान किया कि जबलपुर में ICU बेड्स की कमी को देखते हुए जबलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ICU बेड्स और ऑक्सीजन बेड्स की संख्या जल्द बढ़ाई जाएगी और थर्ड वेव को देखते हुए सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों में बच्चों के कोविड ट्रीटमेंट के लिए अलग वार्ड बनाएगी। दवाई के मामले में, इंजेक्शंस के मामले में जिसने भी गड़बड़ की हो वो इंसान नहीं है, वो नर पशु है। उसको जानवर कहना जानवरों का अपमान है। वो तो हैवान है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी हो नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश में कई लोगों पर रासका की कार्रवाइयाँ हुई है। ऐसे लोगों की संपत्ति राजसात की जाएगी और इनको कठोरतम दंड दिया जाएगा। ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इनको किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीजापुर और सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की। डीजी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा, IG CRPF D प्रकाश, IG बस्तर सुंदरराज P, DIG CRPF साकिब कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक बीजापुर कमलोचन कश्यप, पुलिस अधीक्षक सुकमा KL ध्रुव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़े। बैठक में पुलिस महानिदेशक अवस्थी ने नक्सल क्षेत्रों में ऑपरेशन में तैनात अलग अलग फोर्स में बेहतर समन्वय के साथ रणनीति बनाकर ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में तेजी लाते हुए निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जाए। बैठक में डीजी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए कैंप लगाने और सुरक्षा के संबंध में निर्देश दिए।
आईजी सीआरपीएफ डी प्रकाश ने कुछ कैंप की मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया, जिसे पुलिस महानिदेशक ने तत्काल दूर करने की 4 मई माना कोविड सेंटर के बाहर एक युवती का शव मिला। इस मामले में रायपुर पुलिस ने अहम खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक लड़की कॉल गर्ल का काम करती थी। घटना के दिन आरोपी सुमित भीमटे ने इसको अपने डीडी नगर स्थित घर बुलवाया और शराब पीकर शारीरिक संबंध बनाया। बाद में अपनी वैगनआर कार में उसको घर छोड़ने भी गया, लेकिन चलती कार की पिछली सीट पर अचानक वो गिर गई। आरोपी सुमित ने सोचा कि नशे की वजह से ऐसा हो रहा है और आरोपी ने उसको चंगोरा भाटा स्थित घर छोड़कर वापस अपने घर वो आ गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो मर चुकी है, जिसके बाद कोरोना से मौत होने का झांसा देकर दोनों आरोपी युवती को माना स्थित कोविड सेंटर के पास कार से फेंक कर फरार हो गए थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे आरोपी विनय की तलाश जारी है। की हालत बिगड़ते गए तो इनके द्वारा ये जानबूझ के कि उसकी मृत्यु हो सकती है ऐसा सोच के भी इन्होंने कोविड सेंटर के पास लेकर उसको छोड़ दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में 2 लोगों को सुमित भूमटे और उपेंद्र उपाध्याय यादव को गिरफ्तार किया गया है और दिनेश की तलाश अभी जारी है। 1-2 दिन में उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके रायपुर के 350 करोड़ रुपए की लागत वाले एक्सप्रेस वे के निर्माण में एक बार फिर भ्रष्टाचार और लापरवाही सामने आई है। रविवार रात को ही बारिश के बाद एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर से कई टन वजनी कंक्रीट ब्लॉक अपनी जगह छोड़कर सर्विस रोड पर गिरने लगे। जिस रोड पर कुछ ब्लॉक गिरे उसे स्थानीय लोग आवागमन के लिए इस्तेमाल करते हैं और बच्चे वहां खेलते रहते हैं। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि यहां रिटेनिंग वॉल को हटाकर दोबारा दीवार बनाई जा रही थी। फिर से लगाए गए कंक्रीट ब्लॉक हल्की बारिश में ही गिर रहे हैं, जिससे यहां हो रही लापरवाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। मौके पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी पहुंचे और जल्द से जल्द ब्लॉक हटाने के निर्देश दिए। साथ ही पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री पर आरोप लगाते हुए एफआईआर कराने की बात कही। बता दें कि बीजेपी कार्यकाल ने बना एक्सप्रेसवे लोकार्पण से पहले ही धंसने लगा था। आईबीसी 24 ने इसे प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद कांग्रेस सरकार ने सभी फ्लाईओवर को तोड़कर नए फ्लाईओवर के आदेश दिए थे। अब फिर से निर्माण में लापरवाही आने से प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया है। और उसके बाद न केवल वो ब्लॉक गिरा बल्कि 3-4 ब्लॉक और उसमें झूलने लगे, जबकि सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए लगातार लोग निकलते हैं इस सड़क पर और वो ब्लॉक वैसे ही झूलते रहे। अब इस तरह से अभी भी खतरा बना हुआ था। अब आप लोगों ने जब से दिखाया है तब से दोनों साइड के रास्ते को बंद किया गया। सबसे बड़ा इसमें मुख्य आरोपी जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे वो मुख्य आरोपी हैं, उनके ऊपर में मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। मैं भी उसके लिए बात करूंगा और मैं खुद थाने में जाकर उनके खिलाफ एफआईआर लिखाऊंगा। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण के साथ।